फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। मैं शिवांगी से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज देखिए हम एनसीईआरटी क्लास 12 भारतीय समाज के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का जो फर्स्ट चैप्टर है भारतीय समाज है, एक परिचय है, इसका एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना के बारे में बात करेंगे और आगे के चैप्टर्स आप देख सकते हैं। ये चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए इसको आप कहीं ना कहीं भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, इसमें मार्थस के सिद्धांत वगैरह के बारे में बात करेंगे, जो ऑलरेडी एक आप इकोनॉमी वगैरह से भी पढ़ेंगे और उससे आप लिंक भी कर सकते हैं। करेक्ट है। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। मैंने सोसाइटी की आप जो प्लेलिस्ट है एनसीईआरटी की, उसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं। एनसीईआरटी क्लास 11 ऑलरेडी कवर करा दिया है। इसको पढ़ना क्लास 12 से पहले ज़रूरी क्यों है? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। ठीक है, कैसे सामाजिक ग्रामीण और नगरीय समाज में सामाजिक व्यवस्था कैसे कार्य करती है, पर्यावरण का आखिर समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है जिसकी वजह से समाज बदल रहा है। कुछ पाश्चात्य समाजशास्त्री जैसे कि कार्ल मार्क्स वगैरह हैं, दुर्खाइम वगैरह हैं, या फिर वेबर वगैरह हैं, आप उनको पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कैसे समाजवाद पूंजीवाद पे किसने क्या कहा है, नैतिक संहिताओं पे क्या कहा है। ठीक है, भारतीय समाजशास्त्री पढ़ेंगे जैसे घुर्रे जी वगैरह ने जाति पे 6 विशेषताएं दे डाली हैं। कल्याणकारी राज्य के बारे में देसाई जी ने जैसे बात करी है। आप श्रीनिवास जी को पढ़ेंगे, गाँव की परंपराओं के बारे में बात करी। तो ये सब चीज़ें आपका एक बेस तो तैयार करेगा ही करेगा। कहीं ना कहीं आप ना जैसे जनजाति वगैरह पे वो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, सोसाइटी के लिए। तो ठीक है, तो आगे चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। ओके, तो भारतीय समाज एक परिचय आज का चैप्टर है। देखिए, कहीं ना हम एक बेसिक से लेते हैं फ्रेंड्स कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़े हैं आज तक, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या कोई पॉलिटी हो, इग्नोर कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसको आपको अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है उसको, तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, तभी आप सीखना शुरू करते हैं। लेकिन समाजशास्त्र ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। इसमें क्या है, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज हमेशा से ज़रूर ना ज़रूर समाज के बारे में रहती है, चाहे वो अपने विद्यालय के स्तर पे आपसे हुई हो, चाहे घर के स्तर पे हुई हो, या किसी अन्य किसी भी तरीके से आपको समाज के बारे में पता हो। लेकिन कुछ ना कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होता है, वो आपके आसपास के जो समाज है उसने वो फॉर्म किया हुआ होता है आपके माइंडसेट में। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक सहज बोध या एक कॉमन सेंस के रूप में आपके अंदर होता है। ठीक है, तो क्या है कि इस सब्जेक्ट में आज इस चैप्टर में क्या कह रहे हैं कि ये भारतीय समाज से आपका परिचय कराएंगे। ठीक है, लेकिन ये आपको ऐसे पढ़ना है भारतीय समाज को, जो सहज बोध के नजरिए से नहीं, बल्कि समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से पढ़ना है। यानी आपके माइंडसेट में जो चीजें बैठी हुई है ना ऑलरेडी, वो क्यों उसको हमको नहीं पढ़ना है? क्योंकि हो सकता है कि जो चीज आपके लिए करेक्ट है वो दूसरे के लिए करेक्ट ना हो। ठीक है, लेकिन जब हम एक समाज की बात करते हैं, एक सामूहिक की बात करते हैं, तो यहाँ आपका सहज जो ज्ञान है ना, उसको अगर हम लेकर के एक समाज शास्त्र के रूप में चलेंगे, क्या वो पूरी तरीके से सही होगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं सही होगा, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि सहज ज्ञान समाज शास्त्र के लिए बाधक भी है, सहायक भी है। कैसे हेल्पफुल है? भाई, कुछ ना कुछ तो बेसिक आपको पता है ना कि समाज कैसे कार्य करता है। करेक्ट है, तो वही कह रहे हैं कि ये समाज के लिए पहले से कुछ ना कुछ पता है, इसलिए सहायक है। लेकिन बाधक क्यों है? क्योंकि समाज शास्त्र ना पूरे समाज को लेके चलता है, तो उसका कुछ ना कुछ एक वैज्ञानिक आधार होगा ना, एक व्यवस्थित वैज्ञानिक आधार। तो समाज शास्त्र वही कह रहे हैं कि समाज के व्यवस्थित और वैज्ञानिक आधार पर आधारित है। उससे समझने सीखने के लिए जरूरी है कि समाज शास्त्र यानी आपका जो कॉमन सेंस है ना, उसको पहले भुला दिया गया हो, उसको यानी कि मिटा दिया गया हो माइंडसेट से। जब मिटा दिया जाएगा तभी तो उसमें कुछ नया लेकर आएंगे ना। जैसे कि मान लीजिए कोई स्वेटर वगैरह ही है, अगर उसको नए तरीके से बुना हुआ स्वेटर है, उसको नए तरीके से अगर बनाना है तो क्या करना होगा? पहले स्वेटर को वापस से खोलना होगा ना, तभी तो आप सुन पाएंगे। और वैसे भी जो भी कोई अगर आपका जैसे आपका कॉमन सेंस है, तो वो आपके सामाजिक जो वास्तविकता है उसका एक ही तो रूप दिखा पाएगा ना, पूरा रूप तो दिखा नहीं पाएगा। तो वो चीज़ है। और क्या कह रहे हैं कि समाजशास्त्र इस समस्या का समाधान ऐसे दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत नहीं करता है। भाई, ये तो बात हो गई कॉमन सेंस की, लेकिन समाजशास्त्र क्या ऐसा है कि वो सब कुछ बता देगा। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, समाजशास्त्र भी संपूर्ण वास्तविकता को पूरी निष्पक्ष तरीके से दिखा दे, ऐसा ऐसा दृष्टिकोण नहीं प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये इनका कहने का मतलब है। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर एक स्थान है, ये विश्व है, इस विश्व में एक छोटा सा स्थान है, अगर आप यहाँ से पूरे विश्व को बैठ के देखने लगेंगे तो आधी तरीके से तो जान पाएंगे ना। क्या आप सब कुछ जान जाएंगे यहाँ से? नहीं ना, उसके लिए तो सब जगह जाना पड़ेगा ना, उनको समझना पड़ेगा ना,
उनकी जगह पर रह के जाना समझना पड़ेगा ना। तो वो चीजें हैं, तो वो संपूर्ण वास्तविकता को पूरी निष्पक्ष तरीके से दिखा सकता है, नहीं दिखा पा रहा है। तो क्या हो रहा है इसके लिए देखिए, आप समझिए। अब समाजशास्त्र कह रहा है कि संसार को केवल हमारे अपने दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि हमसे अलग दृष्टिकोण से भी देखना होता है। ये हमें समाजशास्त्र सिखाता है, ठीक है। कि क्योंकि अब इसमें क्या होता है कि देखिए विभिन्न प्रकार के, क्योंकि कहीं पक्षपात है, कहीं अधूरापन है ना, तो सबका अलग अलग नियम है ना। तो सबसे हम कुछ ना कुछ सबक लेंगे ना, तभी तो हम पूरा समाजशास्त्र को पढ़ेंगे। करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज होती है कि जैसे कि कोई सोसाइटी है, दो हम और आप दो सोसाइटी में रहते हैं। मेरी सोसाइटी में कोई डेवलपमेंट वर्क चल रहा है, करेक्ट है। तो क्या है कि हमारे लिए वो डेवलपमेंट क्या पता करेक्ट हो, हमें जिस डेवलपमेंट की नीड है वो करेक्ट हो, लेकिन अगर वही सेम डेवलपमेंट आपके यहाँ होने लगा, लेकिन उस डेवलपमेंट की आपके यहाँ नीड ही नहीं है, आपके यहाँ दूसरे डेवलपमेंट की नीड है, तो क्या है कि आप भी सच बोल रहे हैं, हम भी सच बोल रहे हैं, आपकी परिस्थिति भी करेक्ट है, हमारी भी परिस्थिति करेक्ट है, लेकिन हमारी भी परिस्थिति अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मेरी आपके पास लागू नहीं हो सकती है, आपकी भी परिस्थिति आपका भी जो सच है ना वो अपूर्ण है, क्योंकि आपका सच हम पे इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से नहीं कर सकता है। तो क्या है कि सच कई है ना। तो समाजशास्त्र को कैसे समझ में आएगा कि आखिर एग्जैक्टली होना क्या चाहिए, क्योंकि सच तो कई है, तो यानी कि सत्य की तो बहुलता हो गई है, ये तो प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें समाधान क्या है? तुलना। यानी हम क्या करेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे, चाहे वो मैपिंग के थ्रू हो, चाहे चार्टिंग के थ्रू हो, हम चीजें करेंगे, हम सेक्शंस बनाएंगे। तो क्या होगा कि आपके लिए ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, हाँ आपके लिए ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। तो जो ज्यादा बेस्ट है, जो ज्यादा सही तरीके से कार्य कर रहा होगा, हम उस पर कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये समाजशास्त्र की एक थीम होती है। आगे क्या कह रहे हैं? स्ववाचक या कभी कभी आत्मवाचक। यानी कि क्या मतलब है? कहने का मतलब है स्वनिरीक्षण और आलोचनात्मक, अपना खुद का है ना निरीक्षण करना चाहिए। आपको ये देखना, ऐसा समाजशास्त्र कह रहा है कि आपको तो लग रहा है कि आप करेक्ट है, चीजें हैं, लेकिन समाज तो समाजशास्त्र समाज को लेके चलता है ना। यानी कि हम ये देखेंगे कि आखिर समाज उस जगह पे, यानी कि समाज तो देखेगा ना इस चीज को, यानी कि दूसरे, है ना, दूसरे आपके बारे में आखिर क्या सोचते हैं, ठीक है। आप स्वयं को बाहर की दृष्टि से कैसे देखते हैं, है ना। ये अपनी दृष्टि को क्या है, अपनी तरफ घुमाना है ना। जो अक्सर बाहर की तरफ रहती है ना, उसको अपनी तरफ घुमाना है, अपना निरीक्षण करना है कि समाज में आपको कैसे देखा जा रहा है, वो चीजें हैं, ठीक है। ये बनना पड़ेगा। आगे बात देखिए क्या कहता है। कह रहे हैं कि देखिए आप अपने आप को ना एक मैपिंग के थ्रू पे देखिए, आप अपने आप को एक मैप में देखिए कि आखिर आप किस जगह पे खड़े हैं, ठीक है। आप अपने आप को यहाँ पे रखिए, आप देखिए अपना स्थान का पता लगाइए, आप देखिए कि आपका क्षेत्रफल क्या है, आप इनसे बड़े हैं कि छोटे हैं, कि किस रूप में है, आपका भूभाग कैसा है, आप क्या पर्वत ज्यादा पाए जाते हैं या वन पाए जाते हैं, आप क्या प्राकृतिक संसाधन किस रूप में पाए जाते हैं, आप क्या किस तरीके की पीढ़ी पाई जाती है, युवा ज्यादा पाई जाती है कि बुजुर्ग पाई जाती है, क्षेत्रीय सीमाएं किसके साथ कैसे लगती हैं, आप क्या आर्थिक, आप क्या की कौन सी भाषा बोली जाती है, व्यवसाय क्या है, आर्थिक वर्ग क्या है, यानी उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग में कौन से वर्ग ज्यादा पाए जाते हैं, कौन सा विशेष धर्म के लोग आपके यहाँ पाए जाते हैं, जाति जनजाति वगैरह कैसी है, ठीक है। तो क्या है कि देखिए हम इस तरीके के रूप से तो समाजशास्त्र को पढ़ेंगे, यानी आपका स्थान हो, किसी अन्य लोगों का स्थान हो, या सामाजिक समूह लोगों का स्थान हो, लेकिन क्या यही सिर्फ वर्णन करता है समाजशास्त्र का, कि कुछ और भी सिखाता है? तो देखिए इसके बारे में क्या कहा है इन्होंने, हमारे एक प्रसिद्ध एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं सी राइट मिलन जी, इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र इसके साथ साथ व्यक्तिगत परेशानियों, सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियों को, संबंधों को भी लेता है। मतलब ये व्यक्तिगत परेशानियों को भी एक्सेप्ट करता है, सामाजिक मुद्दों को भी। यानी आपकी जो अभी लास्ट उसमें स्लाइड में आपने देखा कि स्थान वगैरह इन सबको तो आप पढ़ते हैं, ठीक है, उसके रूप से आप भौतिक विशेषताएं तो समझ सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत परेशानियों, सामाजिक मुद्दों को भी समाजशास्त्री उसमें एक्सेप्ट करते हैं। व्यक्तिगत परेशानी क्या? व्यक्तिगत परेशानी का मतलब है जैसे फैमिली में आपके भाई, आपकी फैमिली में भाई है, पेरेंट्स हैं, या सब लोग आपसे कैसा बिहेव कर रहे हैं, उसकी वजह से आप खुश हैं या दुख हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी नौकरी आप कौन सी पाना चाहते हैं, क्या आपने वो पा ली है, अभी आपकी मेंटल कंडीशन क्या है। तो ये सारी चीजें व्यक्तिगत होती हैं, इसमें एक इंसान शामिल होता है, लेकिन सामाजिक मुद्दे में क्या होता है, एक समूह होता है, ठीक है। ये बड़े समूह के रूप में से संबंधित होता है। इसमें कौन आता है? जैसे पीढ़ी अंतराल है,
युवा पीढ़ी है, बुजुर्ग पीढ़ी है, ठीक है, इनके बीच के जो मन मुटाव हैं, ये एक सामाजिक घटना है। ये भी बेरोजगारी है जैसे, जो लाखों लाखों लोगों को प्रभावित करती है। सूचना प्रौद्योगिकी है जैसे, जो अचानक से देख रहे हैं कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या हो रहा है, श्रम की मांग में कमी हो रही है ना। सांप्रदायिकता देखिए बढ़ रही है, जातिवाद वगैरह है, लैंगिक समानता है, ये सब कैसे हैं, ये सब सामाजिक मुद्दे हैं, ठीक है। तो ये सब के भी अपनी एक मैपिंग तैयार करना करते हैं, और ये सब भी मतलब ये सब चीजें समाजशास्त्र को इन्वॉल्व होता है। समाजशास्त्र में एक समाजशास्त्रीय परिपेक्ष क्या होता है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक नक्शे बनाता है। देखिए, समाजशास्त्रीय परिपेक्ष ही अलग अलग तरह के नक्शे बना सकता है। अगर हम आपकी बात करें, सिर्फ आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, तो वो तो सिर्फ आपसे रिलेटेड ही कहेगा ना, आपका सहज ज्ञान। लेकिन समाजशास्त्र क्या है, वो सबको लेके चलता है, भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक नक्शे बनाता है। ये सब कैसे बनाएगा, अभी हमने आपको बताया, तुलना करके बनाएगा, ठीक है। जैसे अब देखिए, भारतीय समाज को आकार किसने दिया, औपनिवेशिक दौर में दिया। हमने जैसे कि लास्ट आपको याद होगा एनसीईआरटी क्लास 11 में पढ़ा था कि यूरोपीय समाज में चेंजमेंट, जब परिवर्तन आ रहा था तो कैसे आ रहा था, वहाँ फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, ज्ञानोदय हो रहा था, जिसका विश्व में प्रभाव पड़ा था। तभी से हम मान रहे थे ना कि वहाँ के समाज को आकार मिला था, चेंजमेंट्स आए थे। वैसे भारतीय समाज में कैसे आकार आया, यहाँ के औपनिवेशिक दौर से आया। भारतीय चेतना जब जन्म हुई तो राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। कैसे, देखिए, औपनिवेशिक शासन पूरे समाज को एकीकृत किया ना, औपनिवेशिक शासन ने। पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन आया ना, ये समाज कितने परिवर्तन आ रहे थे, समाज बदल रहा था, और कितना ज्यादा शोषण होने लगा था, जिसके घाव घाव कितने ज्यादा भारतीय समाज पे आज भी देखते हैं। क्या वो कंडीशन को बदला जा सकता था, पहले जैसे नहीं बदला जा सकता था ना। पाश्चात्य शिक्षा कितनी अच्छे से बढ़ी थी, उसने मध्य वर्ग को कितना ज्यादा बदला, ठीक है, उसके अंदर राष्ट्रीय भावना को जगाया। इससे क्या हुआ, नए नए समुदाय का जन्म हुआ। नगरीय मध्य वर्ग ने राष्ट्रवाद का एक प्रमुख वाहक तरीके से बना। स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ, उसका आगे लीड किया मध्य वर्ग ने, है ना। तभी तो ये सब राष्ट्रवाद वगैरह लेकर के फिर हमारा देश आजाद हो गया, ठीक है। तो अब हम आगे चैप्टर्स में ये देखेंगे कि भारतीय समाज जो ये बदल रहा है, ठीक है, ये जो विकसित हो रहा है, इसमें उसने जिन जिन जटिल प्रक्रियाओं से की वजह से विकसित हुआ है ना, उन प्रक्रियाओं के बारे में भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आज का चैप्टर। थैंक यू।